दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सामान्य हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सामान्य हिंदी पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। देखिए सामान्य हिंदी का आज हम पूरा अभ्यास करेंगे और सामान्य हिंदी के लिए जो हमारे यहाँ सामान्य हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी, तो उसके लिए आपको शुरू से ही आपको पूरा प्राथमिक शिक्षा से लेकर शुरू से ही आपको पूरा अभ्यास करा जाएगा। ठीक है? जो जैसे आपके बीएड में आती है ये जो आपके जो हम जो पढ़ाने वाले हैं, तो वो आपके बीएड, यूजीसी नेट जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिशन हैं, जितने भी आपके राज्य स्तर की परीक्षा होती हैं, जितनी प्रतियोगिता परीक्षा हैं, वो सभी के लिए लाभकारी रहेगा। देखिए हम सामान्य हिंदी पढ़ाने के लिए पहला सब हमारा हमने जो लिया है इसमें, आपका स्टार्टिंग जो करते हैं, तो वर्णमाला से करते हैं। देखिएगा दोस्तों वर्णमाला क्या है? वर्णमाला से हम देखो हम जब भी पढ़ाएँगे अगर टेक्निकल तरीके से पढ़ाएँगे। टेक्निकल तरीका क्या है कि हम आपको साधारण शब्दों में और एक टेक्निकल शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर है। टेक्निकल तरीके से ये है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि आपको टेक्निकल चीज़ों का बहुत ज़्यादा एकदम जल्दी से समझ में आ जाता है। तो इसलिए हम टेक्निकल तरीके से हम लेके चलेंगे। टेक्निकल तरीका में आप देखिए जैसे सपोज़ करो कि ये वर्णमाला। वर्णमाला ही हमें एक चीज़ हमें समझ में आता है कि वर्णमाला क्या है? वर्णमाला से हमें एक शब्द आ रहा है बड़ प्लस माला। तो हम 2 शब्द मिलके गए बड़ों की बड़ और माला। तो ये हमें नज़र आ रहा है बड़ और माला। ठीक है? तो बड़ों हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी माला जहाँ माला माला कैसी है? माला है ये, क्या है? जिसमें बड़ है। तो अर्थात बड़ एक ही तो बड़ तो होगा नहीं, कई सारे बड़ होंगे। क्या होंगे? कई सारे बड़ होंगे। तो इसका मतलब बड़ों की माला होगी। बड़ों कई सारे बड़ होंगे ना, माला तो जब माला है तो माला तो बहुत बड़ी होगी। तो अब माला में क्या होता है देखो आपने जब देखा हो मोती की माला होती है, तो मोती की माला में क्या होता है कि कोई मोती की माला हो, तो मोती की माला के लिए हम क्या करते हैं मोती लगा देते हैं, नहीं लगाते? तो ये मोती होगी। तो ये होगी मोतियों की माला। तो हम मोती की माला तो मोती क्या है कि क्रमबद्ध तरीके से लगते हैं। क्या लगते हैं? क्रमबद्ध तरीके से लगते हैं। अब बड़माला की हम परिभाषित करेंगे। बड़माला को परिभाषित करने के लिए हम क्या करेंगे? तो बड़ों देखो इसमें यहाँ पर आपको पूरा डेफिनेशन है कि बड़ों या ध्वनियों का क्रमबद्ध समूह, मतलब एक प्रकार का समूह हो गया। बड़ों बड़ों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम? बड़माला कहते हैं। तो बड़माला आपको समझ में आया कि बड़ोमाला क्या है? एक प्रकार का बड़ों और या बड़ों का एक क्रम या ध्वनियों बड़े मतलब बड़े कहाँ से आएंगे? ध्वनि से आएंगे। ध्वनियों या बड़ों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? बड़माला कहते हैं। ठीक है? बात क्लियर होगी ना? चलो अब बड़ों की परिभाषा। ठीक है? बड़ की परिभाषा अब आती है बात की हम बड़ों की अब आप कह रहे हैं कि बड़ों की समूह के क्रमबद्ध समूह को बड़माला कहते हैं, तो बड़ क्या है? बात समझ में आई थी ना? बड़ क्या है? अब बड़ों की बात करते हैं, तो बड़ों की बात करते हैं। बड़ क्या है? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसकी खंड टुकड़े न किया जा सके। क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। टुकड़े का मतलब हम उन्हें काट नहीं सकते। जैसे अभी हमने बड़ माला पूरा एक शब्द है ना, पूरा अपने आप में है, तो इसको हम काट दिए ना, बड़ अलग काट दिया, माला काट दिया। अब उसमें बड़ में भी काट सकते हैं बे और ले। अब बे देखो ये नहीं काट सकते हम। मान लो आपका बे और ले आ गया। क्या आ गया? मान लो हम बे और ले आ गया, तो ले पूरा कर देंगे, लेकिन बे को नहीं काट सकते। बे क्या है? अपने आप में एक ध्वनि है, न्यूनतम ध्वनि है। क्या है? न्यूनतम ध्वनि। तो ये क्या है? एक प्रकार का बड़ हो गया। क्या हो गया? बड़ हो गया। जैसे आसनार हो गया, तो आसनार क्या है? एक प्रकार का बड़ है। तो अब इसको काट नहीं सकते हम। इसको कितना काट नहीं काट पाएंगे। तो अर्थात जिस वह मूल ध्वनि जो छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम क्या कर सकते हैं? टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बण कहते हैं। ठीक है? तो बड़ भाषा की न्यूनतम इकाई है। मतलब जो हम भाषा की बात करें, भाषा हम सीखते हैं, तो भाषा कोई सी भाषा सीखने के लिए हमें बड़ों की ही आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उसका बेस है। क्या है बड़? भाषा की न्यूनतम इकाई का बेस है। ठीक है? तो शब्दों के से वाक्य तथा वाक्य से भाषा बनती है। तो मतलब जैसे आप अब जब बड़ हैं और बड़ों से क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। बड़ों से क्या बनते हैं? शब्द बनेंगे और शब्द से बनेगा वाक्य बनेगा और वाक्य से बनेगी भाषा बनेगी। ठीक है? तो ये होता नहीं होता? तो समझो कि बड़ से क्या हुआ? अ, बड़ से क्या बना आपका? एक सेकंड इसको हमें मार कर चलने दिया सही। ठीक है, अब चलेगा। तो बड़ों से क्या बना? अ, ठीक है, अब सही है। हमारा क्या है? बड़। बड़ से देखो ध्यान रखो, बड़ से बनेंगे शब्द, शब्द और शब्द से बनेगा क्या?
शब्द से बनेगा वाक्य। अब वाक्य से बनेगी भाषा। तो अतः कोई भी भाषा सीखने हो तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? बड़ सीखने को, बड़ से ही शब्द बनेगा, शब्द से वाक्य बनेगा, वाक्य से भाषा बनेगी। ठीक है, अब बड़ की बात करें, बड़ हमारे पास क्या है? बड़ भी हमारे पास एक नहीं है, दो नहीं है। तो अब बड़ों कितने प्रकार, अब कितने बड़ हैं और क्या चीज, बड़ों को हम कैसे समझेंगे? बड़ों की समझने के लिए तो उसके लिए क्या है कि बड़ हमारे पास, हमने बड़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमने क्या करा कि कुछ भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे बड़ दो क्या है? दो प्रकार के हो गए। क्या हो गए? दो प्रकार के। एक तो हो गए स्वरजन, एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो स्वर किन्हें कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो देखो अब क्या है, हिंदी वर्णमाला में देखो बड़ों की कुल संख्या जो मानी गई है, जो देवनागरी में, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन का विषय ध्यान रखना, देवनागरी की हिंदी में बना है। देवनागरी की हिंदी में वर्णमालों की कुल संख्या क्या है? 52 है। और उसमें स्वर कितने? 11 स्वर हैं और 41 क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण उचित उच्चारण के स्थान पर तो प्रत्यय के आधार पर किया गया। तो ध्यान रखो, जो व्यंजनों को अब पूछेंगे कि व्यंजन किसका मतलब उनको भागा बांटा गया है उच्चारण के स्थान पर और प्रत्यय के स्थान पर। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला में बड़ों की संख्या के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि किसी ने 52 बता दिया, किसी ने 53 बता दिया, तो उनका खुद का एक मत नहीं है। लेकिन देवनागरी में जो माना गया है वो कितना माना गया है? 52 माना गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखो अब इसमें बर्ण, देखो बर्ण को क्या कर दिया हमने? दो प्रकार के बांट दिया। क्या है? स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण में देखो ए ए आ ई वो ये आ गया ना। ठीक, ये 11 वर्ण हो गए। देखो उनके अनुस्वार, अंक अंक से अंगूर, अंक अण खली, ये विसर्ग हो गए। ठीक है, तो इसमें दो व्यंजन ध्वनियां हैं। तो ऐसे करके इसमें बांटा गया है। ठीक है, विसर्ग विसर्ग भी कितने हो गए? दो हो गए। व्यंजन, व्यंजन में अब देखो व्यंजन में क्या है कि के खे घेड़े ढेरक्कन आड़े खाली तक तो हो गया कठिन व्यंजन। जो व्यंजन को भी डिवाइडेड कर दिया। एक ताले व्यंजन, मधुर व्यंजन, तत्यन व्यंजन, औष्ठ्यन व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्पाचित व्यंजन। तो इनको भी क्या कर दिया है? डिवाइडेड कर दिया है। अब वैसे हम देखी जाए तो स्पर्श व्यंजन जो है हमारे कुल कितने हैं? 25 हैं। और अन्य व्यंजन कितने हैं? 14 हैं। तो ऐसे प्रकार के कितने हो रहे हैं हमारे पास? 41 व्यंजन हो रहे हैं। कुल कितनी हो रहे हैं व्यंजन? कितने होते हैं? 41। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही? 41 समझ में, बात क्लियर हो गई ना कि देखो 14 और प्लस 39 और प्लस 2, कुल कितने हो गए? 41 हो गए, नहीं हो गए? कुल दो। दो क्या मतलब? ये जो आप देख रहे हैं ना। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि दो क्या है? देखो 25 प्लस 14 प्लस 2 कितने हो गए? 41। ठीक है, तो कुल वर्णमाला कितनी हो गई? 52 हो गई। 11 स्वर हो गए और 41 व्यंजन हो गए, तो वर्णमाला 42 52 की हो गई। तो नोट भी हमने इसमें दिया है आपको। नोट इसमें हमने इस प्रकार के नोट्स रेडी करवाए हैं। ठीक है, और उससे कि आपको बहुत आसान कम शब्दों में सब चीज़ में मिल सकता है। यदि आप चाहते हैं इन नोट्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसमें हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखो अंक से अंकुर, आंकड़े खाली, व्यंजन ध्वनि व्यंजन जिसमें क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया है कि अनुस्वार विसर्ग में कौन से हैं? अनुसार, अनुस्वार और विसर्ग छाटिएगा, मतलब या फिर ऑप्शन दे दिया। एक उसमें आर का पेपर में आ गया था कि अंक आणे खाली क्या है? आणे खाली अनुसार व्यंजन कौन सा है? तो आणे खाली ध्यान रखना है कि इसमें छाटने आ जाता है, तो उस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे इतना गहराई से तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जब तक आप इसको डीपली से नहीं समझेंगे तो तब तक आपको व्याकरण के बारे में समझ में नहीं आई पाएगी। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन वे हैं जिनका निर्माण दो व्यंजनों से होता है। ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन किसे कह रहे हैं हम? जिनका निर्माण क्या है? दो व्यंजन से हो रहा है। जैसे छह छतरी, छह छतरी के, अदक के और तो इसका मतलब क्या है? इसका लग रहा है ना तो ये आधा है। ठीक है, तो हम टेक्निकल बोल रहे हैं। देखो ये मैं आपको पहले बताया था, टेक्निकल तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो उनका टेक्निकल में समझने में आसानी हो रहेगी, जिससे हमें हम जो आगे का क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें भी बहुत आसानी मिलने वाले हैं। तो त्रित्रसूल में आदत्य और रे, अज्ञे ज्ञानी में आदज्य और आना खाली, और शेष में आ जाएगा आदर्शय और रे। ठीक है, ये हो गया संयुक्त व्यंजन। और उत्पिछ उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा? ढे ढक्कन ढे को जो एक जैसे जो पूरक ध्वनि एक दूसरे की, हम ढे ढक्कन बोले ढे ढे, तो ये चीज क्या है? ढाल ढाल। अब मान लो ढाल ढाल शब्द में दोनों में एक जैसे लग रहे हैं ना कि हम ढाल है, ढाल ही है ढाल। ढाल में देखो दोनों एक दूसरे के
उत्पिक्षिप उत्पिक्षिप व्यंजन हो गए, ठीक है? अब ध्यान रखना है इस बात का। सरकारी स्तर पर प्राचीन आपके जो है प्राचीन देवनागरी में ढेर ढेर से शब्द ध्वनियाँ नहीं है। याद रखना सरकारी स्तर पर। ये आप प्राचीन ये बात रखना। इस प्रकार सरकारी सरकारी देवनागरी में कुल 49 ध्वनियाँ हैं और इसमें 11 स्वर हैं और 38 व्यंजन हैं। सरकारी देवनागरी इस प्रकार है। ये नोट कर करके लिख लीजिएगा कि सरकारी में, क्योंकि देखो आप यूपीएससी की या फिर कोई वो कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यूपीपीसीएस में आपके बहुत ज़्यादा मेंस में आ जाता है, काम में आ जाता है, ठीक है, जब ये हिंदी ऑप्शनल लेके चलते हैं तो ठीक है। आपको इस बात का समझ में आना चाहिए कि सरकारी देवनागरी क्या है और हिंदी देवनागरी में क्या है। तो हिंदी देवनागरी में 52 है और उसमें 49 है, उसमें 2 कम है, ठीक है, तो उसमें 3 कम है, 3 कम है और उसमें 51 हो रहा है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं देखो समझ लीजिएगा, इसमें देखो 52 हो रहा है, इसमें हो रहा है 49, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें 3 कम है। स्वर बढ़ देखो बात होती है कि इसमें स्वर बढ़ क्या है, तो स्वर बढ़ उन बड़ों को कहा था जिनका उच्चारण करने के लिए भीतर से आने वाली वायु मुख्य विवर से बिना अवरोधक या विद्या साधक के बाहर निकल जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आप जिसमें होठ और जीभ का प्रयोग ना हो, तो सीधा निकल जाए आ, तो आ से ना आ, इसमें जीभ का तो प्रयोग हो ही नहीं रहा, न दांत का प्रयोग हो रहा। ई जैसे ये अपान निकले ना, बिल्कुल ऊ ई ऊ आ, ये क्या है? स्वर वर्ण है, ठीक है। आ ई ओ ए ऐसा ना, तो ये क्या है? तो वो स्वर वर्ण भी डिवाइड कर दिया क्या, हास्य में आ ई ओ ऐसा करके, जैसे ऐसी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर में आपको बताया मैं कि संयुक्त में जुड़ के बन के आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना इतना? चलें आगे चलते हैं। तो हिंदी में 11 स्वर वर्ण हैं और जिनकी 3 वर्गों को विभाजित किया है। ध्यान रखना, हिंदी में 11 कितने हैं? 11 स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्ण पूछा जा रहा है, स्वर वर्ण की बात चल रही है हम। मतलब स्वर जो वोवेल, हम जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं वोवेल, वोवेल में वर्ण, वर्ण मतलब वर्ड, वर्ड हो गया, ए बी सी डी जो भी गया, तो वोवेल में हम इसमें 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। 11 को हमने क्या कर दिया, 11 क्या होते हैं, 11 हैं और 11 को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। और 4 तो अलग हैं, 3 अलग हैं, 3 4 7 7 4 11, 4 4 अलग हैं और 3 अलग हैं, ध्यान रखना। तो शुरू का क्या होता है, हास होता है, हास मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, और संयुक्त मतलब जो मिलके बना होता है, ठीक है, टेक्निकल तरीका। ये याद समझ में याद रखना, ठीक है। हास्य स्वर की मूल स्वर में, जबकि दीर्घ स्वर मूल स्वर से को मिलाकर बनते हैं, तो ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगला, अब ये आ जाते हैं, अब ये तो हो गया हमारे मात्राएं। अब मात्रा की बात करते हैं, मात्रा की परिभाषा, मात्रा ये तो हो गया स्वर वर्ण की बात कर दी अभी हमने, और उसके बाद आते हैं हम मात्राओं पे। मात्रा की परिभाषा, जब हम स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर करते हैं और तब उनका स्वरूप बदल जाता है। देखो कभी कभी है ना, क्या होता है, पेपरों में नहीं पूछ के जाते, इंटरव्यू में पूछ जाते हैं मात्रा की परिभाषा बताओ, तो मात्राओं की भाई परिभाषा वही सोचेगा, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति होगा तो वो तो ये सोचता रहेगा कि मात्रा की परिभाषा क्या दें। तो मात्राओं की परिभाषा में क्या है कि आप जब हम एक व्यंजनों के साथ मिलाकर, व्यंजनों जो स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर, देखो ध्यान रखना, वोवेल को कांस्टेंट मतलब ये ध्यान रखो, स्वर को हम बी बोल रहे हैं और यहाँ को व्यंजन को सी बोल रहे हैं। बी देखो टेक्निकल तरीका होता है ना, बी और सी को मिलाकर बोल रहे हैं, बी सी को मिलाकर, तब उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप मतलब उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्वरूप बदल जाता है, तो उन्हें मात्रा कहते हैं। तो अब कैसे पढ़ेंगे, यदि हम बी और सी को, बी को मतलब वोवेल मतलब स्वर और सी मतलब व्यंजन को मिलाकर, तो स्वरों का प्रयोग करके उनको व्यंजनों को मिलाकर, तब उनका क्या करता है, स्वरूप बदल जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे आ से अनार की आ, काम हो गया, गिलास हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो, तो खीर हुआ, खीर, खीर समझ रहे हैं ना, खीर, ये खीर ले लो। खीर में देखो खे, खे तो हो गया आपका कंस्टेंट मतलब व्यंजन हो गया। ई की मात्रा क्या हो गई, बोबिल हो गई, रे हो गया, तो इसमें क्या हो गया, बोबिल और मिल गया, तो क्या हो गया, वो क्या हो गया आपके, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये हो गया आपका क्या कहते हैं आपका स्वर व्यंजन, ठीक है। अगला है आपका
देखिएगा ये स्वरों का अब स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों को वर्गीकरण के लिए मैंने अभी आपको समझाया था कि स्वरों को वर्गीकरण में क्या है कि हम स्वरों को वर्गीकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर क्या होगा? मात्रा के आधार पर हमारा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब जो छोटा स्वर छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो मतलब ये आ, ई, ओ, यू 4 बताए थे हमने। दीर्घ मतलब बड़े। देखो आ, ई, ऊ ये आ गया ना आगे। तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे उससे 2 गुना समय दीर्घ स्वर को उच्चारण में लगता है। हिंदी में इसी को रे तो उच्चारण में री के रूप में होता है, अर्थात रे और स्वर का व्यंजन ई होता है। ठीक है, री हो गया। बात समझ में आ गई ना? अगला देखिएगा। ये देखिएगा जीभ। देखो अब मैंने आपको बताया जीभ के आधार पर क्या है। जीभ के आधार को भी हमने स्वर को बांट दिया गया है। जीभ के आधार पर जो हम निचले वाले जो जीभ जीभ लगा के बात कर रहे हैं, जो उच्चारण जीभ का कौन सा भाग काम करता है, तो उसमें स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें तो इसमें 3 प्रकार बांट दिए आपका मध्य स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर। पश्च स्वर भी होता है। देखो यहाँ पर लिखा नहीं गया पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, तो पश्च स्वर में देखो क्या क्या आता है। ऊ, तो जीभ को पीछे लेके ना ऊ, ऊ छोटा ऊ, बड़ी ऊ, छोटा ओखली मात्रा, बड़े ओखली मात्रा आ। तो ये जो जीभ क्या है पीछे जा रही है, आज में आगे हो जा रहा है। जीभ बीच में आ रही है तो वो हो गया मध्य स्वर। जीभ के आधार पर बांट दिया गया है 3 बटा। ठीक है, ये भी 11 ही है। ऐसा मतलब ये है कि आपको स्वरों को बांटा गया है और कुछ नहीं है। जीभ के उठने के आधार पर, अब देखो जीभ के उठने के आधार पर, तो जीभ का संवृत देखो 3-4 भागों में बांटा, 4 भागों में अधस्वत, अभी अधस्वत। देखो आदि जो ई, जो आदि जीभ निकले ना, बिल्कुल जीभ उठ जाती है, हल्का स्रवत कहते हैं। जीभ जब ऊपर की ओर उठती है उसे स्रवत, और जो नीचे की उठती है तो विवर्त, और बीच की अर्धव्रत कहते हैं। तो ऐसे ही देखो जीभ ऊपर की उठ रही है तो ई, तो ऊपर की उठ रही है तो आद, जो जिसमें जिन स्वरों में ऊपर की उठ रही है तो उसे श्रुत बोल रहे हैं। अर्ध संवृत में बोल रहे हैं कि जिसमें आदि उठ रही है, उसमें विवर्त पीछे की ओर उठ रही है, वो हल्की उठ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही इनके आधार पर बांटा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं स्वरों का वर्गीकरण जीभ के ऐंठन के आधार पर। यो ठीक है। अगला, अब देखो एक मैंने आपको बताया था कि एक आनुवंशिक जो अंग वो होते हैं ना आपके, क्या कहते हैं जो आपके जो आनुवंशिक ये ध्वनियाँ जो होती है, जो अंक बिंदा लग गया, विसर्ग लग गया अनुसार। देखो ये आनुवंशिक ये वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, तथा उच्चारण में लघुता रहती है। जैसे पाँव, पाँव, आंगन, आंचल। नाक नाक और मुख दोनों से हो रहा है। जिसका नाक और मुख से होता है जो होता है चतुर्बिंदु लगा देते हैं। चतुर्बिंदु आपने पढ़ा होगा कि ये लगा देते हैं चांद की जैसे, है ना? ठीक है, चांद में तार लगा देते हैं। ऐसे जब पाँव चतुर्बिंदु लगाते हैं तो उन्हें बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। तो ये ध्वनियाँ क्या होती है, नाक और मुख से दोनों को होती है। अनुसार अंका बिंदा लगा दिया तो अंका बिंदा बोलते हैं ना, अंका बिंदा लगा दिया। अंग, कांगन, ये स्वर के बाद निकलने वाला मुख ध्वनि नाक से निकलती है। ये नाक से निकलती है और नाक मुंह से निकलती है। ये स्वर में उच्चारण है की आवाज निकलता है, विसर्ग है। विसर्ग बोलते हैं ना, विसर्ग, विसर्ग लगा दिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब ये देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग को आचार्य किशोरदास जी ने स्वर स्वर मानते हैं। नहीं तो स्वर मानते हैं और नहीं नहीं ये व्यंजन है। इन दोनों ध्वनियों का वे अयोग्य ग्रह बोलते हैं। इसे बोलते हैं अयोग्य ग्रह, क्या बोलते हैं जो भी। ठीक है, अयोग्य ग्रह, हाँ अयोग गवाह, अयोग गवाह कहते हैं, जिसका अर्थ है योग न होने पर साथ हो रहे हैं। ठीक है, अयोग गवाह, ध्यान रखना अयोग गवाह एक बार पूछा गया था कि क्या है। अगले हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका समझ में आ जाए। योग ने होने पर भी जो साथ रहे, मतलब इन दोनों को मेल जुल तो होने दिया, लेकिन फिर भी साथ में है। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग, मतलब जो अंक बिंदु और लग रहे हैं इनका स्वर है। अनुनासिक ध्वनियां जो देवनागरी की लिपि में व्यंजन वर्गीय व्यंजन का पक्षमार होता है, अनुनासिक ध्वनियां बोलते हैं। ठीक है, भाषण में जो अभी पढ़ के आ रहे हैं बिल्कुल वही है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने भी देवनागरी में ये बताया कि वर्णमाला के सुधार और संशोधन का प्रयास करते हुए ये सुझाव है कि हिंदी के पंचमाक्षर के स्थान पर अनुनाद का प्रयोग करना उचित है। जैसे अब हो गया गंगा, हो गया गंगा को तो ऐसे तो लिख सकते नहीं, लिखेंगे तो यही पांच, पंच, कंठ, बिंदी। ठीक है, तो हल्का सा इनमें सुधार। अब आते हैं व्यंजन वर्ग में। व्यंजन में आ जाते हैं। व्यंजन बढ़, अब तो स्वर वर्ण पढ़ कर आए हम, अब की बार पढ़ गए व्यंजन वर्ण। व्यंजन कितने थे हम अभी पढ़ कर आ रहे थे। ठीक है, तो
अब व्यंजन वर्ण अभी देखो 11 तो क्या थे आपके स्वर थे, ठीक है? 11 स्वर थे और व्यंजन कितने थे? 41, तो टोटल 42 हो रहे थे ना? तो अब 41 के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण के भीतर में से आने वाली वायु के मुख में उच्चारण आयोग को बाधित होकर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजनों के बड़ों के स्वरों की संख्या अनिवार्य रूप से ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में एक ही ध्वनि छिपी रहती है। ध्यान रखो व्यंजन में के, हाँ, एक का स्थान तो छुपा ही रहता है सब में, ठीक है? सिंपल सी बात है। हिंदी के मूल व्यंजनों की वर्णन की संख्या जो हिंदी के मूल व्यंजन वर्ण है कितने 33 हैं। तो इन्हें 3 स्पर्श व्यंजन, अंत्य स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन। देखो जिनके स्पर्श व्यंजन जो काटो तलवा उसमें होता है, तो उन्हें अंत्य स्पर्श व्यंजन कह दिया। के वर्ग हो गया, कंठ तला, ठीक है? और आपके हो जाए चे का वर्ग हो जाएगा, आपका टे का वर्ग हो जाएगा, ते का वर्ग हो जाएगा, पे का वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या है, काटो तल ये इसके शुरू के हो जाएंगे। अंत जो हिंदी व्यंजन जो आगे होगा तो अंत व्यंजन, अंत आपका हो जाएगा अंत से। अंत व्यंजन क्या है? हिंदी व्यंजन जो ध्वनियों के 4 व्यंजन के रूप में है, वह ये अरे अरे ले, ठीक है? वे तो ये अंत व्यंजन हो जाएंगे। अज स्वर कहते हैं, पूर्ण से स्वर इस तरह नहीं हो जाए। उस व्यंजन जो जगड़ और झगड़ में जैसे शे शे ड़े ड़े, मतलब ये होता है ना जगड़ झगड़, इसमें भी हल्का सा टेक्निकल हम बता देंगे आपको, ठीक है? व्यंजनों के वर्गीकरण, व्यंजनों के वर्गीकरण स्थान के आधार पर वो दिया। ये स्थान को अभी करा नहीं करा आपको, औष्ठ्य व्यंजन, दत्ती व्यंजन, व्यस्त व्यंजन, तालवी व्यंजन, मंद्र व्यंजन, कठ्य व्यंजन, सुवेंद्र व्यंजन। तो ये औष्ठ्य में प्राण के आधार पर हो जाएगा, ठीक है? और आपका प्रत्यंत के आधार पर हो जाएगा। प्रत्यंत के आधार पर क्या है? स्पर्श व्यंजन, जैसे ये आपका स्पर्श व्यंजन हो गया, तभी मैंने बताया था आपको, ठीक है? स्पर्श व्यंजन हो गया, संगर्जी व्यंजन हो गया, ठीक है? और आपका स्पर्शी संगर्जी हो गया, ठीक है? नासिकेय हो गया, पार्श्विक हो गया, उत्पत्ति हो गया, पंकलिप्त हो गया, संघर्ष हुआ हो गया, प्राण के आधार पर हो गया, ठीक है? बात क्लियर होगी ना? चलो अगला। अब देखो ये चीज क्या है कि मैं बड़ों का सूक्ष्म अंतर, देखो कुछ अंतर भी है। रोस, तो रोस रोष, सड़क सड़क सड़क, प्रशंसा प्रशंसा, विषम विषम, देखो कुछ अंतर है इसमें। देखो अशुद्ध है ये और शुद्ध है, देखो ध्यान रखना। पेपरों में भी आ जाता है, अब वर्तनी अशुद्ध आती है, ठीक। जब ये सिखाएंगे हम आपको अगले चैप्टर में आएंगे। हलंत लगाना भी आता है, हलंत का तो नीचे से एक तिरछी रेखा जाता है, हलंत या हल कहते हैं। हलंत मैंने बताया ना आपको, जो आधा बोलते हैं जैसे ते, आधा ते और रे, तो ये हलंत हो गया, ठीक है। चलो फिर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो करते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर क्या है, अभी जो हमने पढ़ा है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर हमने इस पे क्वेश्चन आंसर भी निकालवा दिए, जिससे आपको आराम से वास्तविक क्वेश्चन के रूप में पढ़ाया जा सके। इसमें हमने जो पढ़ाई करी है तो उसका क्या अभ्यास कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में क्या अभ्यास में करते हैं, अभ्यास में भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। देखो अब भी बताया है किसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, बताइएगा भाषा की, बताओ। चलो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है, डी, बड़न को अभी क्या कर रहे हैं, नहीं कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी हिंदी भाषा के बड़ों की स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11। हिंदी भाषा के आपके व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, बताइएगा। चलो वेरी गुड, 41। अगला है आपका हिंदी भाषा में मूलतः बड़ों की संख्या कितनी मानी गई है। हिंदी भाषा में मूलतः बड़ों की संख्या मूलतः देखो मानी गई कितनी गई है, ध्यान रखना। सरकारी में तो मानी गई है 349, लेकिन हिंदी देवनागरी में मानी गई 52, ठीक है। बड़माला किसे कहते हैं, बड़माला भी बताया था ना, बताया था आपको जब शुरू में स्टार्टिंग करा था, क्या बताया था। डी भी दिखाओ, ऑप्शन डी क्या है, शब्दों का समूह बड़ों के, देखो ये अगर बड़ों के व्यवस्थित समूह को, क्या ध्यान रखना, बड़ों के संकलन समूह को नहीं कह रहे। यहाँ पेपर में देखो कहीं जल्दी में क्या करते हैं हम इस पे कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है, नहीं हो जाता। बड़ों के व्यवस्थित समूह को बोलना है, ठीक है। तो बड़ों के व्यवस्थित समूह को क्या करना है, ठीक है। ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में जल्दी जल्दी में क्या करते हैं वो लगा देते हैं, ठीक है। चलो अगला, उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बड़ा पेपर पर ले लिया। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण व्यंजन नहीं है, व्यंजन देखना है। कभी आप वोवेल्स कंटेंट अभी जो छट रहे थे, ठीक है, तो वोवेल खे 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 रे, ये भी व्यंजन नहीं है। याद रखना, पेपर का क्वेश्चन आता है व्यंजन कौन कौन सा नहीं है। देखो खे भी है, रे भी है, ये भी है, और ये नहीं है, क्योंकि ए आ उ पहला,
ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो गया? ए। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? इसमें स्वर आ गया, इसमें कौन सा नहीं है बताओ? डी। ए आ हुए तो है ही। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? जी, डी। निम्नलिखित में कौन सा ओष्ठ ध्वनि है? देखो, ओष्ठ ध्वनि पेपर में क्वेश्चन आया, ओष्ठ ध्वनि। ओष्ठ ध्वनि का क्या है बताओ? वो अभी ओष्ठ ध्वनि के लिए देखो, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। ओष्ठ ध्वनि के लिए जो हमने व्यंजन को पढ़ा था ना, व्यंजन को बड़ करके पढ़ रहे थे, देखो ओष्ठ ध्वनि, ये रहे ओष्ठ ध्वनि में। आगे ना आगे, ठीक है। ओष्ठ ध्वनि में देखो क्या है बताओ? ओष्ठ, ये आ गया ना ओष्ठ में, ठीक है। तो ओष्ठ ध्वनि में बस ओष्ठ ध्वनि देख लो क्या क्या है उसमें से, ऑप्शन देखो कौन कौन सा है। ओष्ठ ध्वनि देखो, जो भी पढ़ा है ना ध्यान रखना। ओष्ठ ध्वनि में डी, देखो फे है ना, फे है, ठीक है। इसमें तो ऑस्ट्रियन नहीं है, तो उसमें पे फे में फे भी था, ठीक है। तत्ते नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, जो उसमें पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण वर्ण है? स्वर्ण वर्ण है, निकालना है। स्वर्ण वर्ण देखो, स्वर का हमें समझ में आता है, यही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतकष्टीय व्यंजन है? तो जो भी बताया, अंत व्यंजन जो होता है आपका, बार ये हो जाएगा ये जो अंत मतलब आपके पीछे का और तले को बढ़ती है। हिंदी की से ध्वनि कौन सी है? तो छह में कौन सा था बताओ? मलुथी, ताली, तंती है, ओष्ठी है। तो पेपर में ध्यान रखो, से की ध्वनि कौन सी निकालती है? से मतलब बताइएगा। तेरह का हो जाएगा आपका जो कौन सा तालु निकले, ताला तालु निकले, इसका हो जाएगा बी। इसका हो गया बी। अरे यार, इसको मार कर हमें चलता है ऐसी। तो ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में कंटीय ध्वनि कौन सी है? कंटीय ध्वनि किस प्रकार के कंटीय ध्वनि कौन सी है? कंटीय ध्वनि बताइएगा। इसमें आ जाएगा, इसमें कंटीय ध्वनि हो जाता है शुरू वाला होता है ना कंटीय ध्वनि, केक है गे। हाँ, ठीक है। जैसे ये केक है हो गया। 15वां 15वां का क्वेश्चन देखिएगा। 15वां क्वेश्चन देखिएगा। चलिएगा, देखो मैं अब एक क्वेश्चन का आप एक बार देखिएगा, एक बार समझो। इसमें क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें क्वेश्चन एक बार समझ लो। 18वां एरिया, 19वां एरिया, 20वां एरिया, 21वां एरिया। आप इसको, आपका आंसर आपको मैं आंसर के लिए छोड़ दे रहा हूँ। आंसर मुझे दीजिएगा, और यदि आपको आंसर के लिए इस पर वीडियो बनवानी है मुझे बता दीजिएगा। मैं क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आराम से देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा आराम से, उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सब मजा नहीं आएगा। आप वीडियो आपके द्वारा वीडियो बना सकते हैं। अब हमें आप बोलिएगा इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप को ये क्वेश्चन अभ्यास के लिए है, ठीक है। ये अभ्यास, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना, पेपर में कर पाएंगे। आप ये तो पढ़ पढ़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब पे आप यूट्यूब पे आए पढ़ के चले गए, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम होगा? बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपने ये देखा अर्जुन ने भी अभ्यास करता। आज अब अर्जुन का भी एक आज ग्रंथों में सभी जगह लिखा हुआ है ना, लिखा को हर जगह बिना अभ्यास के कुछ नहीं मिलता। अभ्यास करना ही जरूरी है। बिना आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से द्वारा आप इसको रीड कर सकते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा ओज ध्वनि नहीं है? चे, ठीक है, पे फे में। अब देखिए, बहुत आराम से, बहुत आसान है कि क्वेश्चन नहीं होते, आंसर नहीं होते, तो मुझे बताइएगा। वीडियो को रुका रुका के आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये आपको हिंदी में, हम आपको यहाँ पर पूरी हिंदी कंप्लीट कराएंगे। और हम जो हिंदी कराएंगे, हमें साथ साथ एक्सपेंस है, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। जो हम कराएंगे उसमें ही से ये सारा पेपर माना है। तो ध्यान रखें कि इसको बहुत
जब तक बिना अभ्यास से आप कुछ नहीं करेंगे। सारा सब चीज़ का हर एक पेपर का आपको अभ्यास कराएँगे, हर एक पेपर का सॉल्यूशन देंगे और इसलिए पहले आप हिंदी समझिएगा जब तक बिना पुस्तक करे फिर आप अभ्यास करने बैठ जाएँ, प्रश्नावली करने बैठ जाएँ, कुछ मज़ा नहीं आने का। अब इसके करने के बाद दोबारा करिएगा, तब मुझे बताइएगा, ठीक है? यदि आपको नहीं आता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना भूलें नहीं।